Start with the name of Allah, the most merciful and mighty. Assalamu alaikum to everyone. In the previous lecture we discussed about biological molecules, and in this lecture we discussed about chapter number 3 enzymes. आज के इस लेक्चर में हम एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं और एंजाइम्स में हम डिफरेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ईटा इंडिकेट के हवाले से। ईटा इंडिकेट में बायोलॉजी के पोर्शन से यानी एंजाइम से कितने एमसीक्यूज आते हैं और किस तरह आते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स बेसिकली हमारे पास क्या है, ये प्रोटीन है, यानी एक प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर इसका किया है प्रोटीन्स पे, और प्रोटीन में वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स इन नेचर एंड दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप अ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम बेसिकली हमारे पास एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि हर केमिकल रिएक्शन का स्पीड अप करना रिएक्शन को, ये एंजाइम्स का बेसिक फंक्शन है। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एंजाइम्स? The basic function of the enzymes is to increase the speed of a chemical reaction। यानी हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में हमारे पास एनर्जी स्टोर होता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन के लिए भी हमारे पास क्या होता है, एंजाइम्स रिक्वायर्ड होता है, और कैटाबॉलिज्म के लिए भी हमारे पास एंजाइम्स रिक्वायर्ड होता है। इन दोनों रिएक्शन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर हम इस बात को कंक्लूड करें कि इसका मेन जो समरी है इस बात का, तो ये है कि मेटाबॉलिज्म ऑल द केमिकल रिएक्शन वेदर इट इज एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी जितने भी हमारे पास हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें इस तरह के रिएक्शंस भी होता है जिसमें एनर्जी हमारे पास क्या होता है, स्टोर होता है, इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और इस तरह के रिएक्शंस भी होता है जिसमें हमारे पास एनर्जी रिलीज होता है, इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस है जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है, इसमें फूड जो है स्टोर होता है। और कैटाबॉलिज्म में बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेशन है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है। रेस्पिरेशन में बेसिकली हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, लेकिन इसको हम फिर बायो एनालिटिक्स में डिस्कस करेंगे किस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किया है, क्रेब्स साइकिल किया है और इसके साथ ग्लाइकोलाइसिस किया है। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे एंजाइम्स पर कि एंजाइम्स हमारे पास क्या है। और इस चैप्टर में हम आपको डिफिनीशन नहीं सिखाएंगे फिर, बल्कि आपको टॉपिक्स के जो समरी है, इसका जो गोल है, इसका जो मेन इसके जो एमसीक्यूज है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स से किस तरह के एमसीक्यूज को बनाते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्स में वो आपसे डिफिनीशन का जो है डिफिनीशन आपसे नहीं पूछते हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन को रट्टा लगाना नहीं है, बल्कि आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है कि किस तरह के एमसीक्यूज को आपके सामने वो बनाते हैं, आपने एमसीक्यूज को किस तरह हैंडल करना है। सब टिक्स और ट्रिप्स ईटा इंडिकेट के हवाले से हम आपको देंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट लेते हैं एंजाइम्स से, और इस लेक्चर में हम टोटल एंजाइम्स का जो चैप्टर है, इस टोटल चैप्टर को हम कवर करेंगे कि किस तरह एंजाइम्स से वो एमसीक्यूज बनाते हैं। तो इस लेक्चर में हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा कोफैक्टर को डिस्कस करेंगे, और कोफैक्टर के साथ फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम्स एक्टिविटी, यानी जितने भी फैक्टर है एंजाइम के एक्टिविटी को किस तरह इफेक्ट करता है, इस पर हमारा डिस्कशन होगा। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटर्स को, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इनहिबिटर्स मेनली हमारे पास केमिकल्स एजेंट्स होता है जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो इस ये चैप्टर का समरी था, और स्टार्ट लेते हैं एंजाइम्स से कि एंजाइम्स हमारे पास क्या है। तो enzymes are basically what these are protein in nature. Enzymes. What is enzymes? Biological catalyst. Biological catalyst which speed up a chemical reaction. Which speed up केमिकल रिएक्शन, यानी हमारे पास एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि स्पीड ऑफ
केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन का स्पीड को क्या करता है, तेज करता है। रिएक्शन is called enzymes. It's called what? Enzymes. Enzymes are biological catalysts and they speed up a chemical reaction. This is the simplest definition of enzymes. What is the meaning of this word enzymes? In mean inside. In means what? Inside. In mean inside, or zyme mean east. Yani inside of the east. Zyme what? East. Inside of the east ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नेम इसने एंजाइम्स रखा है। डिस्कवरी ऑफ एंजाइम किसने डिस्कवर किया है? तो हमारे पास विल्हेल्म कोहनी इन 1877 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था विल्हेल्म कोहनी। इसने एंजाइम्स को डिस्कवर किया। आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि विच वन डिस्कवर एंजाइम्स, योर आंसर इज विल्हेल्म कोहनी इन 1877। आपने इसको याद करना है। और इंट्रोडक्शन में बेसिकली मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म को हमने डिस्कस किया कि ऑल द केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होता है इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हमारे पास एनर्जी स्टोर होता है और कैटाबॉलिज्म में मेनली हमारे पास एनर्जी जो होता है ये रिलीज होता है एनवायरनमेंट तक। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। विच वन स्टोर एनर्जी, योर आंसर इज एनाबॉलिज्म, एंड विच वन रिलीज एनर्जी, योर आंसर इज कैटाबॉलिज्म। इज टू एमसीक्यूज इन द इंट्रोडक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास इसमें हमारे पास है सबस्ट्रेट। व्हाट इज सबस्ट्रेट? ये तो इसका स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन इसको डिस्कस करना जरूरी है। व्हाट इज सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट बेसिकली सब्सटेंस, a substance on which enzyme work, on which enzyme what? On which enzymes work, यानी वो सब्सटेंस जिस पर हमारे पास एंजाइम्स वर्क करता है इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। A substance on which enzyme work is called what? Your answer is substrate। आपने ये एमसीक्यूज के लिए याद करना है। What is active site? Active site. Active site are basically a site in enzyme on which what? यानी वो साइट जिस पर हमारे पास on which substrate attach, on which substrate what? Attach is called active site। यानी वो साइट, वो रीजन एंजाइम्स के अंदर जिस पर हमारे पास सबस्ट्रेट अटैच होता है, इस रीजन को, इस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट्स। कंपोजिशन ऑफ एक्टिव साइट्स क्या है? कंपोजिशन ऑफ एक्टिव साइट में बेसिकली हमारे पास अमाइनो एसिड्स है। कंपोजिशन ऑफ व्हाट? कंपोजिशन ऑफ एक्टिव साइट्स में बेसिकली हमारे पास 3 to 12 अमाइनो एसिड्स, 3 to 12 व्हाट? अमाइनो एसिड्स। यानी इनसाइड ऑफ द एक्टिव साइट बेसिकली हमारे पास 3 to 12 अमाइनो एसिड्स होगा और ये 3 to 12 अमाइनो एसिड्स बेसिकली इसमें जो प्रोटीन्स होगा ये ग्लोबुलर होगा। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि एंजाइम्स का जो कंपोजिशन है प्रोटीन के हवाले से, तो एंजाइम बेसिकली हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है, फाइबरस प्रोटीन नहीं है। क्योंकि fibrous protein is insoluble in water and globular protein is soluble in water। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस है जिस पर हमारे पास एंजाइम्स वर्क करता है। एक्टिव साइट क्या है? वो साइट है जिस पर
सेपरेट अटैच होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। और एक्टिव साइट्स का कंपोजिशन क्या है, इसमें हमारे पास 3 to 12 अमीनो एसिड्स है, ये आपने MCQs के लिए याद करना है। और पीच की वजह से ये एक्टिव साइट्स हमारे पास चेंज होता है। जब हम पीच को चेंज करते हैं, या एसिडिक करता है या बेसिक करता है तो या न्यूट्रल करता है, तो इसकी वजह से ये अमीनो एसिड का जो चार्ज है ये इससे डिस्टर्ब होता है। तो हर एंजाइम्स के लिए एक स्पेसिफिक पीच है और ये इस पीच पर क्या करेगा, काम करेगा। एवरी एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक पीच ऑन व्हिच an enzyme work is called optimum pitch। आपने ये MCQs के लिए याद करना है कि the best pitch at which enzymes work is what, your answer is optimum pitch। तो ये भी आपने MCQs के लिए याद करना है। तो हमारे पास एक्टिव साइट सेपरेट, और इसके अलावा एक्टिव साइट का कंपोजिशन जिसमें हमारे पास 3 to 12 अमीनो एसिड्स है, और इसके अलावा इसमें एक और रीजन भी है, इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट यानी वो साइट other than the active site is called what? Allosteric site other than active site। एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट भी है इस एंजाइम्स में, और इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। लेकिन इसको हम डिटेल में फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में डिस्कस करेंगे कि एलोस्टेरिक साइट्स किस तरह है और इसका फंक्शन क्या है, किन किन जगहों में ये काम करता है और किन किन एब्नॉर्मलिटीज में ये क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है। तो इसको हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में डिस्कस करेंगे। साइट अदर देन द एक्टिव साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। एंजाइम्स के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज पे इसको डिस्कस करते हैं कि एंजाइम्स का प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स ये है कि इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। एक्टिवेशन व्हाट एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना, ये हमारे पास एंजाइम्स का फर्स्ट फंक्शन है कि डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन, यानी कम से कम एनर्जी जिस और हम एक रिएक्शन को क्या करें, स्टार्ट करें, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपने MCQs के लिए याद करना है कि एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना, रेट ऑफ व्हाट रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना, ये हमारे पास एंजाइम्स का बेस फंक्शन है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन के स्पीड को तेज करना, और इसके लिए टाइम को कम करना, ये हमारे पास एंजाइम्स का बेसिक फंक्शन है। तो ये आपने MCQs के लिए याद करना है। और एंजाइम्स इज अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के एंड में ये हमारे पास क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये हमारे पास सिर्फ रिएक्शन को स्टार्ट करता है और फिर इसमें जो है इन्वॉल्व भी होता है, लेकिन लास्ट में हमारे पास ये अनचेंज होता है। Which one is unchanged after the reaction? Your answer is enzymes, not hormones। एंजाइम्स और हार्मोन में डिफरेंस क्या है? हार्मोन अनचेंज नहीं होता है रिएक्शन के एंड में, और एंजाइम्स रिएक्शन के एंड में क्या होता है, ये हमारे पास अनचेंज होता है। इसके अलावा हार्मोन्स हमारे पास एक ग्लैंड से सिक्रीट होगा, और एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होगा हार्मोन, और एंजाइम जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होगा। तो ये भी आपने MCQs के लिए याद करना है। Which one is released from the endocrine gland? Your answer is hormone। Which one is released from the exocrine gland? Your answer is enzymes। एंजाइम बेसिकली हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर डक्ट ग्लैंड वाइल एंडोक्राइन ग्लैंड इज डक्टलेस ग्लैंड। लेकिन इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डक्ट हमारे पास क्या है, डक्टलेस क्या है, हार्मोन्स क्या है, और एंजाइम्स इसमें कुछ डिफरेंस भी है, लेकिन इसको हम डिटेल में केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे। आपने बस इस लेक्चर में ये याद करना है कि एंजाइम्स इज अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन व्हाइल हार्मोन इज नॉट, हार्मोन इज चेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। ये हमारे पास सिंपल पॉइंट्स है एंजाइम्स के हवाले से। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स हमारे पास क्या है? मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स,
यानी एंजाइम हमारे पास किस तरह काम करता है, किस तरह फंक्शन करता है, इसको डिस्कस करते हैं। मूड ऑफ एक्शन ऑफ व्हाट एंजाइम्स, एंजाइम्स का जो मूड ऑफ एक्शन है इसको हम डिस्कस करते हैं। मूड एक्शन ऑफ व्हाट एंजाइम्स, मूड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। मूड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम में हम टू हाइपोथेसिस और टू मॉडल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड व्हाट की मॉडल और हाइपोथेसिस। इसमें हम डिस्कस करते हैं इसका जो एक इसने पेश किया था, तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था एमिल फिशर। एमिल फिशर एमिल फिशर हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने लॉक एंड की मॉडल को डिस्कस किया था। इस मॉडल में इसने कहा था कि द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट of enzyme is a rigid structure active site of enzyme is a rigid structure and it does not change its shape in the presence of substrate. In the presence of what? In the presence of substrate. What is lock and key model? Lock and key model is discovered and represented by Emil Fisher, and the definition of that model is that the active site of enzyme is a rigid structure on which substrate attached, but the active site does not change in the presence of substrate or the absence of substrate. यानी इस लॉक एंड की मॉडल का समरी किया है। इसमें हमारे पास इस तरह हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होता है, इसलिए हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होगा। फॉर एग्जांपल स्टमक के लिए जितने भी एंजाइम है तो इस स्टमक के रिएक्शन के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। यानी स्टमक का एंजाइम्स ये पेंक्रियाज में काम नहीं करेगा और पेंक्रियाज का एंजाइम स्टमक में काम नहीं करेगा। इस तरह पेंक्रियाज का एंजाइम जो है लिवर में काम नहीं करेगा और लिवर का एंजाइम पेंक्रियाज में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए, हर स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स की ज़रूरत है। तो आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि एवरी reaction has a specific enzyme and every enzyme has a specific pH and every enzyme has a specific temperature. ये 3 पॉइंट्स आपने याद करना है। इन दिस मॉडल एंजाइम इज अ की, इसमें हमारे पास 2 एमसीक्यूज का एंजाइम किया है। इसमें इसने कहा कि एंजाइम हमारे पास की है और सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट हमारे पास एक लॉक है। Substrate is what? Substrate is a lock. एंजाइम हमारे पास की है और सबस्ट्रेट लॉक है और हर स्पेसिफिक लॉक के लिए हमारे पास स्पेसिफिक की होगा। यानी हर रिएक्शन के लिए, हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम दरकार होगा, क्योंकि हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक पीएच भी ज़रूरी है और स्पेसिफिक टेम्परेचर भी ज़रूरी है। तो इसलिए हर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए या हर एक स्पेसिफिक एंजाइम्स दरकार होगा। ये लॉक एंड की मॉडल जो कि एमिल फिशर ने डिस्कस किया था, लेकिन लेटेंट रिसर्च के मुताबिक ये जो मॉडल है ये सपोर्ट नहीं करता है। फिर हमारे पास एक अदर मॉडल है और इस मॉडल का नेम है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस और मॉडल। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस और व्हाट आर मॉडल, हाइपोथेसिस और मॉडल। इंड्यूस फिट हमारे पास किया है, ये हमारे पास कोशलैंड एक साइंटिस्ट था। कोशलैंड 1959 में 1959
1959 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोशलेन। इसने इंड्यूस स्पिट हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था और इस हाइपोथेसिस में इसने जो डिफिनीशन किया था कि एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर एंड इट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, और ये चेंज होगा सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सबस्ट्रेट, इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। यानी सबस्ट्रेट के मौजूदगी में हमारे पास क्या होगा, एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है ये चेंज होगा सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के मुताबिक। अगर सबस्ट्रेट फॉर एग्जांपल अगर सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर हमारे पास सर्कुलर है तो एक्टिव साइट का जो शेप है ये भी सर्कुलर हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। तो इस तरह के इसने जो डिफिनीशन डिस्कस किया था वो ये था कि the active site of enzyme is not a rigid structure but it is a flexible structure and its change in the presence of substrate। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट का शेप चेंज होता है तो इसकी वजह से एक्टिव साइट का शेप भी चेंज होता है और इजीली हमारे पास सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में इजीली अटैच होगा। तो ये हमारे पास इंड्यूस स्पिट हाइपोथेसिस था जिसने लॉक एंड की मॉडल को किया था, ये रद्द किया था और ये हमारे पास लेटेंट रिसर्च के मुताबिक ये हाइपोथेसिस और ये मॉडल इज वैलिड फॉर एंजाइम्स, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। इस हाइपोथेसिस का मेन मतलब ये है कि एक्टिव साइट का शेप जो है इन द एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट चेंज नहीं होगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट इसका जो साइट है ये चेंज होगा और एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट के गैर मौजूदगी में ये किया होगा कि हमारे पास इनएक्टिवेट होगा, सप्रेसिव मोड में होगा और जब सबस्ट्रेट अवेलेबल हो जाएगा तो ये अपने शेप को चेंज करेगा सिचुएशन के मुताबिक, अपॉर्चुनिटी के मुताबिक, मौके के मुनासिबत से हमारे पास क्या करेगा, अपने शेप को चेंज करेगा एक्टिव साइट। ये हमारे पास मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोफैक्टर। कोफैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ई टाइम डिकेट बिकॉज इससे हमारे पास इंस्टीट्यूट जरूर आएगा। What is cofactor? Cofactor are basically हमारे पास on off switch for enzymes। What cofactor? Atoms or group of atoms, या तो एटम्स होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा which attach with enzyme, which attach with enzyme। ये हमारे पास एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जो एंजाइम के साथ अटैच होगा and make them functional, and make them what, and make them functional, और इसको फंक्शनल बनाएगा। यानी कोफैक्टर हमारे पास या तो एटम्स होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जो कि एंजाइम्स के साथ अटैच होगा और एंजाइम्स को क्या बनाएगा, एंजाइम्स को फंक्शनल बनाएगा। एंजाइम्स को फंक्शनल बनाना ये हमारे पास कोफैक्टर का एक अहम रोल है। एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच अटैच विद एंजाइम्स एंड मेक देम फंक्शनल इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड कोफैक्टर। कोफैक्टर इज आल्सो कॉल्ड ऑन ऑफ स्विच, ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ व्हाट स्विच, ये हमारे पास ऑन ऑफ स्विच है फॉर एंजाइम्स एक्टिविटी। एंजाइम्स के एक्टिविटी में के लिए हमारे पास ऑन ऑफ स्विच क्या होगा, योर आंसर इज कोफैक्टर। इसका टू टाइप्स है कोफैक्टर का, देयर आर मेनी टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। फर्स्ट हमारे पास है प्रोस्टेटिक ग्रुप। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज प्रोस्टेटिक ग्रुप। प्रोस्टेटिक ग्रुप, प्रोस्टेटिक ग्रुप हमारे पास क्या होगा, व्हाट इज प्रोस्टेटिक ग्रुप?
attached with enzymes covalently is called what? प्रोस्टिट्यूटिव ग्रुप। यानी प्रोस्टिट्यूटिव ग्रुप हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जो कि एंजाइम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, एंजाइम के साथ कोवेलेंटली अटैच होगा, और इस ग्रुप को हम कहते हैं प्रोस्टिट्यूटिव ग्रुप। यानी ये ऐसा ग्रुप होगा जो कि एंजाइम से डिटैच नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में, तो इसको हम कहते हैं प्रोस्टिट्यूटिव ग्रुप। इसमें हमारे पास इसका जो एग्जांपल है वो है मेटालिक आयंस। मेटालिक आयन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट? प्रोस्टिट्यूटिव ग्रुप। मेटालिक आयन में बेसिकली हमारे पास कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है और अदर भी है, लेकिन ये हमारे पास काफी है कि प्रोस्टिट्यूटिव ग्रुप इज अ ग्रुप which attached to enzymes covalently, and the example of the prostitutive group is metallic ion. They may be calcium, potassium or sodium. तो आपने MCQs के लिए याद करना है कि which one is not detached from the enzymes? Your answer is prostitutive group. Second हमारे पास है coenzymes. Coenzyme. What is coenzymes? These are basically small organic molecule. हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा और इसका जो कंपोजिशन है ये आपने याद करना है एमसीक्यूज के लिए। और विटामिन्स के साथ व्हाट? मिनरल्स। यानी विटामिन्स और मिनरल्स से हमारे पास कोएंजाइम्स जो है इसका कंपोजिशन में विटामिन्स है और मिनरल्स है। विटामिन में विटामिन बी, विटामिन सी, इस तरह के विटामिन्स। विटामिन्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन्स भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कोएंजाइम्स का कंपोजिशन में विटामिन्स और मिनरल ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि अटैच विद एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम। द एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम्स हमारे पास किया है एंजाइम्स आर एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम। एग्जांपल में बेसिकली हमारे पास 3 कोएंजाइम है, NAD, FAD और इसके अलावा NADP। NAD, FAD एंड NADP ये तीनों हमारे पास किया है कोएंजाइम्स है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। वो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं कि which one is not a coenzyme? Which one is not a coenzyme? Your answer is ATP. ATP हमारे पास कोएंजाइम नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है न्यूक्लियोटाइड्स के कैटेगरीज में आता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली हमारे पास क्या है ये कोएंजाइम्स नहीं है। और NAD, FAD और NADP कोएंजाइम है और ATP हमारे पास क्या है ये कोएंजाइम नहीं है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। NAD, FAD और NADP व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज? तो इसको हम बायो एनर्जेटिक्स में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NAD, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FAD and what is the function of NADP? These are basically electron carrier and they are alternatively oxidized and reduced. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है और ये अल्टरनेटिवली रिड्यूस होगा और ऑक्सीडाइज होगा। केमिकल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो पाथवे है, लेकिन इसको हम डिटेल में फिर रेस्पिरेशन में डिस्कस करेंगे किस तरह ये ऑक्सीडाइज होता है और किस तरह ये रिड्यूस होता है। आपने एमसीक्यूज के लिए सिर्फ याद करना है कि प्रोस्टिट्यूटिव ग्रुप क्या है, कोएंजाइम्स क्या है, कोएंजाइम का कंपोजिशन क्या है, कोफैक्टर बेसिकली हमारे पास है किया, ये ऑन ऑफ स्विच है एंजाइम्स के लिए। और अदर 2 एमसीक्यूज है जो कि आपने ज़रूर याद करना है इस टॉपिक में। इस कोफैक्टर में एक एफओ एंजाइम है, एफओ एंजाइम, और एक हमारा पास है पोलो एंजाइम। पोलो एंजाइम, एफओ एंजाइम्स क्या है? एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। यानी वो एंजाइम जिसमें हमारे पास कोफैक्टर नहीं होगा इसको हम कहते हैं एफओ एंजाइम्स। और इसके अलावा वो एंजाइम विच कंटेन कोफैक्टर, यानी वो एंजाइम जिसमें हमारे पास कोफैक्टर होगा इसको हम कहते हैं पोलो एंजाइम। एफओ एंजाइम इज द एंजाइम
which don't contain cofactor, and holoenzyme is the enzyme which contain cofactor. Which one is functional? Which one is functional in these two? Your answer is holoenzyme, not ecoenzyme. ecoenzyme functional नहीं है और holoenzyme हमारे पास function है. आपने एक MCQs को जरूर याद करना है कि without cofactor the enzyme is non-functional. यानी कोफैक्टर के अलावा हमारे पास एंजाइम जो है ये सप्रेसिव मोड में होगा, एक्टिवेटेड मोड में नहीं होगा. यानी ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये अपना फंक्शन नहीं करेगा विदाउट कोफैक्टर. एंड विद द कोफैक्टर इज अटैच्ड विद द एंजाइम, आफ्टर द रिजल्ट द एंजाइम इज फंक्शनल. ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है. हमारे पास कोफैक्टर था. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी. यानी वो कौन से फैक्टर है जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करता है, असरअंदाज करता है, इसको इफेक्ट करता है. तो इसको डिस्कस करते हैं, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे भी 2-3 एमसीक्यू कंफर्म आता है. फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट एंजाइम्स एक्टिविटी. फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी. फर्स्ट फैक्टर हमारे पास किया है टेम्परेचर. टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइम्स एक्टिविटी. एक हमारे पास है ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर. व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? यानी द बेस्ट टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क. The best enzyme on which the best temperature on which enzyme work. On which enzyme work? On which enzyme work. यानी बेस्ट टेम्परेचर जिस पर हमारे पास एंजाइम वर्क करेगा इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. एक हमारे पास होगा मिनिमम टेम्परेचर, एक हमारे पास होगा मैक्सिमम टेम्परेचर. ऑन द मैक्सिमम टेम्परेचर द एंजाइम्स इज डीनेचर. मैक्सिमम टेम्परेचर पर बेसिकली हमारे पास एंजाइम्स किया होगा, ये डीनेचर होगा. और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये अपना परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्म करेगा, अपना फंक्शन. और जीरो टेम्परेचर पर ये काम करेगा, लेकिन इस जीरो काम नहीं करेगा बल्कि अपने काम को स्लो करेगा. इस तरह हमारे पास रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन फिर भी एंजाइम्स हमारे पास काम करता है. तो ये अपने एमसीक्यूज के लिए करता है. आपने इसको याद करना है कि व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. द बेस्ट टेम्परेचर ऑन विच द एंजाइम वर्क. यानी वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम्स वर्क करता है इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. वो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछता है कि एट 0 degree centigrade the enzymes work or not. Your answer is yes, because 0 degree centigrade पर भी एंजाइम जो है अपना फंक्शन करेगा लेकिन कम करेगा. तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है. फिर हमारे पास टेम्परेचर में बेसिकली ह्यूमन बॉडी के लिए जो एंजाइम्स टेम्परेचर दरकार है एंजाइम्स के लिए वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मैमल्स. और व्हाट फॉर मैमल्स. मैमल्स के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. और इसके अलावा यूरिएज हमारे पास एक एंजाइम है यूरिएज, और इसका ये जो टेम्परेचर है ये है 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर काम करेगा. अगर टेम्परेचर 60 नहीं है तो फिर यूरिएज अपना काम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. तो ये 2 एमसीक्यूज आपने याद करना है. इसके अलावा हमारे पास आर्कटिक स्नो फ्लो जो कि आर्कटिक स्नो फ्लो ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करेगा. आर्कटिक स्नो फ्ली 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करेगा. और इसके अलावा हमारे पास थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है. थर्मोफिलिक तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बेसिकली हमारे पास काम करेगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर. तो ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है. फर्स्ट एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू एंड थर्ड एमसीक्यू.
थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वर्क एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास टेम्परेचर था, टेम्परेचर से हमारे पास एंजाइम डिनेचर भी होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और जब हम टेम्परेचर को इतना कम करते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास एंजाइम जो है ये फ्रीज भी होता है, सर स्टेट में भी जाता है। और एंजाइम्स के लिए जो बेस्ट मीडियम है वो एक्वियस मीडियम है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, एक्वियस मीडियम इज दरकार इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए बेसिकली एक्वियस मीडियम होगा। व्हाट इज एक्वियस मीडियम? यानी वो मीडियम जिसमें हमारे पास वाटर होगा, इसमें एंजाइम अपना फंक्शन बेस्ट परफॉर्म करेगा। अदरवाइज सॉलिड में, गैस में हमारे पास एंजाइम्स वर्क नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक्वियस मीडियम दरकार होगा। इन द एक्वियस मीडियम द एंजाइम वर्क बेटर एंड बेस्ट। ये अपने उसके लिए याद करना है। तो फर्स्ट हमारे पास टेम्परेचर था, सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड है हमारे पास पीएच। व्हाट इज पीएच? पीएच बेसिकली हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन इसको हम केमिस्ट्री में एसिड बेस साल्ट में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पीएच, व्हाट इज पीओएच, व्हाट इज एसिडिक पीएच, व्हाट इज न्यूट्रल पीएच, व्हाट इज बेस, व्हाट इज एसिड्स एंड व्हाट इज अल्कलाइड्स। और हमारे पास पीएच और पीओएच का जो स्केल है ये किस तरह है, इसको हम डिटेल में फिर एसिड बेस और साल्ट में केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक में आपने सिर्फ याद करना है ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच हमारे पास क्या है? बेस्ट पीएच एट विच एंजाइम वर्क। बेस्ट पीएच यानी बेस्ट पीएच जिस पर हमारे पास एंजाइम वर्क करेगा, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। और ये बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट बुक के मुताबिक नॉर्मल हमारे पास क्या है? 7 to 8 पीएच दरकार है। यानी 7 to 8 पीएच इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम्स एक्टिविटी। एंजाइम्स के एक्टिविटी के लिए नॉर्मल जो पीएच है वो 7 to 8 न्यूट्रल और अल्कलाइड्स। और बायोलॉजी के डाइजेशन के चैप्टर के मुताबिक ये हमारे पास 7 to 8 नहीं है बल्कि 8 to 9 है। तो ये दो एमसीक्यूज आपने याद करना है कि अगर डाइजेशन से आपसे एमसीक्यूज बना दे तो आपने 8-9 को कंसिडर करना है। और ऑप्टिमम पीएच जो कि नॉर्मल पीएच है वो 7 to 8 है, लेकिन यो या तो ऑप्शन में ये देगा ये देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। तो ये आपने दोनों को याद करना है कि ऑप्टिमम पीएच एट विच एंजाइम वर्क इज कॉल्ड बेस्ट पीएच एंड इट इज नॉर्मल 7 to 8 और 8 to 9। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। इसके अलावा आपने बुक में जो टेबल है इस टेबल को भी याद करना है कि यूरियस का कितना पीएच है तो 7, कैटालेस का कितना है तो हमारे पास 7, ट्रिप्सिन का क्या है 1.6 to अप्रॉक्सीमेटली 2, ट्रिप्सिन का क्या है 7 to 8 यानी बेसिक पीएच पर ये काम करेगा। इसके लिए लाइपेज है, अर्जिनेस है, अर्जिनेस हमारे पास 9 पीएच पर काम करेगा, लाइपेज 8 पर भी करेगा। 3 लाइपेज आपने याद करना है। इस यानी इस टेबल को आपने ज़रूर याद करना है एमटी टेस्ट एमसीक्यूज के लिए। इससे ज़रूर 1 or 2 एमसीक्यूज कन्फर्म है। बी यानी पीएच के जो टॉपिक है इससे 1 or 2 एमसीक्यूज इस कन्फर्म, ये आपने एमसीक्यूज के लिए ज़रूर याद करना है। थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है? एंजाइम कंसंट्रेशन। और फोर्थ हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। व्हाट इज एंजाइम कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दोनों को डिस्कस करते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम व्हाट कंसंट्रेशन, इस टर्म का मतलब ये है कि अगर हम एंजाइम्स को इंक्रीज करें तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? इंक्रीज द एंजाइम तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा? इसमें रिजल्ट में ये होगा कि सबस्ट्रेट इजीली जो है बहुत ज़्यादा एंजाइम के साथ क्या होगा? अटैच होगा। सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा एंजाइम के साथ अटैच होगा इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में एक सिचुएशन इस तरह भी आ जाएगा कि एंजाइम्स का जितना भी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट ये हमारे पास सैचुरेट होगा और फिर
एंजाइम्स का डिफिशिएंसी आ जाएगा, डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हमारे पास कंसंट्रेशन में ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने भी सबस्ट्रेट आता है ये एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है और एंजाइम्स कम हो जाता है और इसके रिजल्ट में सबस्ट्रेट ज़्यादा होता है। तो इस टॉपिक का सिंपली मतलब ये है कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हैं तो इसके रिजल्ट में ज़्यादा सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ अटैच होगा और एक टाइम इस तरह आ जाएगा कि एंजाइम्स के जितने भी एक्टिव साइट है ये सेचुरेट हो जाएगा और इसके रिजल्ट में जो सबस्ट्रेट है ये हमारे पास क्या होगा, बाकी रह जाएगा। तो हमारे पास ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है और इस तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इस तरह है। अगर हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, तो ज़्यादा एंजाइम जो है इसके साथ अटैच होगा और सबस्ट्रेट को अपने तरफ खींचेगा। एंजाइम ज़्यादा एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ यानी अटैच होगा और हर एंजाइम में कोशिश करेगा कि सब सबस्ट्रेट अपने पास यानी एक्टिव साइट के साथ अटैच करें और एक सिचुएशन इस तरह आ जाएगा कि सब एंजाइम्स सब सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा और इसके रिजल्ट में एंजाइम जो है बाकी रह जाएगा। इसमें 2 MCQs है इस टॉपिक में, ये है कि इन द एंजाइम कंसंट्रेशन व्हिच वन इज तो योर आंसर इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हमारे पास बाकी रह जाएगा और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में बेसिकली हमारे पास एंजाइम्स बाकी रह जाएगा। तो ये 2 MCQs है। इन द एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम के कंसंट्रेशन में सबस्ट्रेट जो है ये एज अ बाई प्रोडक्ट हासिल होगा यानी ये ज़्यादा हो जाएगा और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में बेसिकली हमारे पास एंजाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 2 MCQs आपने याद करना है। लास्ट चैप्टर यानी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इनहिबिटर्स, which is also very important for MCQ. What is inhibitors? Inhibitors. What is inhibitors? Chemicals. Basically हमारे पास chemicals है। Chemical attach with enzyme, attach with enzyme, यानी वो केमिकल जो एंजाइम के साथ अटैच होगा एंड इनएक्टिवेट द एंजाइम, इनएक्टिवेट और सप्रेस द एंजाइम, यानी वो केमिकल जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और एंजाइम्स के एक्टिविटी को इनएक्टिवेट करता है, एंजाइम के एक्टिविटी को सप्रेस करता है, एंजाइम के एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, तो इसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर बेसिकली हमारे पास इसका 2 टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास क्या है और सेकंड हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स। बेसिकली इसका 2 टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बेसिकली हमारे पास इनहिबिटर्स है जो कि इसके साथ इसमें एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट यानी सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, ये एक्टिव साइट जैसा होगा और इसके अलावा 2 चीज़ें हैं, एक है सबस्ट्रेट और दूसरा हमारे पास है इनहिबिटर। सबस्ट्रेट और दूसरा हमारे पास क्या है, इनहिबिटर। तो सबस्ट्रेट का जो शेप है, इनहिबिटर्स का जो शेप है, यानी दोनों का शेप हमारे पास क्या होगा, सिमिलर शेप होगा। In a competitive inhibitor, the inhibitor as well as the substrate both have same shape and these two competes with the active site। और ये दोनों हमारे पास कंपटीशन करेगा कि एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएगा, यानी सबस्ट्रेट कोशिश करेगा, स्ट्रगल करेगा कि हम एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाए और इनहिबिटर ये भी स्ट्रगल करेगा
क्या हो जाए कि एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाए। अगर इनहिबिटर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर सब्सट्रेट हमारे पास एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होगा बल्कि इनहिबिटर अटैच होगा। अगर हमारे पास सब्सट्रेट ज़्यादा हो जाएगा यानी सब्सट्रेट डोमिनेंट होगा, अमाउंट में ज़्यादा होगा, तो फिर एक्टिव साइट के साथ सब्सट्रेट अटैच होगा, इनहिबिटर अटैच नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसमें दो एमसीक्यूज थे। इन द कम्यूटेटिव इनहिबिटर द इनहिबिटर एज वेल एज सब्सट्रेट है सिमिलर शेप, एक एमसीक्यूज ये है। अगर सब्सट्रेट ज़्यादा होगा तो सब्सट्रेट एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा, और अगर इनहिबिटर ज़्यादा होगा तो ये एक्टिव साइट के साथ इनहिबिटर ज़्यादा अटैच होगा। फिर हमारे पास कम्यूटेटिव इनहिबिटर विच वन इज़ द यानी कम्यूटेटिव इनहिबिटर को हम किस तरह रिमूव करेंगे, तो इसके लिए हम सब्सट्रेट को ज़्यादा करेंगे। तो हम सब्सट्रेट ज़्यादा करते हैं तो फिर हमारे पास ये इनहिबिटर्स रिमूव होगा। अदर टाइप्स हमारे पास सेकंड टाइप है नॉन कम्यूटेटिव इनहिबिटर। नॉन कम्यूटेटिव व्हाट इनहिबिटर्स, नॉन कम्यूटेटिव इनहिबिटर में बेसिकली हम टू टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इसमें सब्सट्रेट और इनहिबिटर का जो शेप है ये क्या होगा, ये सेम नहीं होगा बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। और इसमें एलोस्टेरिक साइट्स है जो कि इसको हम डिस्कस करते हैं कि एलोस्टेरिक साइट बेसिकली द साइट अदर देन द एक्टिव साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट ऑन विच द इनहिबिटर अटैच इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट। तो नॉन कम्यूटेटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर होगा जिसका शेप सब्सट्रेट के शेप के यानी सब्सट्रेट का शेप और इनहिबिटर दोनों का शेप सेपरेट होगा, अलग होगा। और इसका भी दो टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल और दूसरे हमारे पास है इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में बेसिकली हमारे पास अगर जब हम सब्सट्रेट को ज़्यादा करते हैं, सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, तो हम सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हैं तो हम रिवर्सिबल इनहिबिटर को रिमूव करते हैं, यानी इसका जो इनहिबिटर है इसको हम रिमूव भी करते हैं। और इररिवर्सिबल इनहिबिटर वो है जिसको हम रिमूव नहीं करता है। इस किस्म की सिचुएशन में भी ये इररिवर्सिबल ही होगा और इररिवर्सिबल हमारे पास एंजाइम के साथ अटैच होगा। द एग्जांपल ऑफ द कम्यूटेटिव इनहिबिटर इज व्हाट, यानी कम्यूटेटिव इनहिबिटर का जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, सल्फोनामाइड्स। सल्फोनेमाइड्स, सल्फोनेमाइड्स बेसिकली हमारे पास एक कम्यूटेटिव इनहिबिटर है। और इसके अलावा नॉन कम्यूटेटिव इनहिबिटर्स में हमारे पास आता है साइनाइड्स, और साइनाइड्स के साथ हेवी मेटल्स आयंस। हेवी मेटल व्हाट, हेवी मेटल आयंस। तो ये आपने उसके लिए याद करना है कि द एग्जांपल ऑफ द कम्यूटेटिव इनहिबिटर इज योर आंसर इज सल्फोनामाइड्स एंड द एग्जांपल ऑफ द नॉन कम्यूटेटिव इनहिबिटर इज साइनाइड्स and heavy metal ions. The example of the commutative inhibitor is what? Your answer is sulfonamides, and the example of the non-commutative inhibitor is cyanides and heavy metals ion. तो ये था inhibitors। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करेंगे, हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया एंजाइम्स को, एंजाइम्स हमारे पास क्या है। फिर हमने एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, फिर इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस किया। मूड ऑफ एक्शन में बेसिकली हमने लॉक एंड की मॉडल को डिस्कस किया, और लॉक एंड की मॉडल के साथ साथ हमने इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस और मॉडल को डिस्कस किया। और फिर हमने कोफैक्टर को डिस्कस किया। कोफैक्टर में बेसिकली हमने टू टाइप्स ट्रांसटिव ग्रुप और कोएंजाइम्स को डिस्कस किया, और इसका जो एमसीक्यूज है वो भी हमने डिस्कस किया। और फिर हमने डिस्कस किया द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी, यानी वो फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। इसमें हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया, पीएच को डिस्कस किया, एंजाइम कंसंट्रेशन और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को डिस्कस किया। और फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया इनहिबिटर्स को। इनहिबिटर्स बेसिकली हमारे पास केमिकल है जो एंजाइम को सप्रेस करता है, एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। इसके टू टाइप्स हमारे पास कम्यूटेटिव इनहिबिटर, नॉन कम्यूटेटिव इनहिबिटर्स। नॉन कम्यूटेटिव इनहिबिटर का बेसिकली टू टाइप्स, रिवर्सिबल, नॉन कम्यूटेटिव और इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल हमारे पास रिवर्स होगा
यानी अगर हम सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा करें तो ये रिवर्स होगा और अपना नॉर्मल कंडीशन यानी एंजाइम अपना नॉर्मल कंडीशन इख्तियार करेगा और नॉर्मल अपना फंक्शन करेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपका कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर के हवाले से, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।